हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, आज से मैं अपने ट्रेडिशनल सोशलॉजिकल थिंकर्स जो हैं उनके बारे में उनकी विस्तार से, जिसे कहते हैं ना, ए टू जेड आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं एमाइल दुर्खिम से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं एमाइल दुर्खिम के बारे में पूरी उनका संपूर्ण अध्ययन संक्षिप्त में बताने का प्रयास पूरा करूंगी। तो मुझसे जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो अन्य नीडी स्टूडेंट हैं, जो समाजशास्त्र विषय के हैं या यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी मेंस में सोशियोलॉजी है, उन तक मेरा चैनल जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एमाइल दुर्खिम। देखिए, ऐसा माना जाता है सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में एमाइल दुर्खिम काम्टे के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में विस्तार से कार्य किया है। और कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि काम्टे के प्रत्यक्षवाद से वे काफी कुछ सहमत थे। और आगे के स्लाइड में चलते हैं एमाइल दुर्खिम के बारे में सारी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखिए, एमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और उनके जो सिद्धांत हैं, जिसमें सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन, धर्म के बारे में उनकी जितनी भी विचारधारा रही है, उनको उन्होंने काफी फेमस कर दिया था। यहाँ देखिए, मैंने विस्तार से बताया है कि एमाइल दुर्खिम जो है, एमाइल दुर्खिम का जो जन्म है, एमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ था 1858 में। यहाँ देखिए, 1858 में, और मृत्यु हुई थी 1917 में। तो एमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रमुख, जिसे कहते हैं ना, संस्थापकों में से माने जाते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का और विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल, ये फ्रांस में है, फ्रांस के एपिनल में हुआ था। और उनकी जो शिक्षा थी वो पेरिस के प्रतिष्ठित इकोल नॉर्मल सुपेरियर से उन्होंने दर्शन और समाजशास्त्र विषय की शिक्षा प्राप्त की थी। अगर हम उनके निधन की बात करते हैं, तो 15 नवंबर 1917 को उनका निधन हो गया था। ऐसा माना जाता है जो उनका निधन था, वो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उनके बेटे की मृत्यु हुई, तो वही उनके निधन का कारण मानी जाती है। और यदि हम एमाइल दुर्खिम की बात करें, तो उनके पारिवारिक परिवेश का उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क था। वो बहुत धार्मिक थे, और उनका जो परिवार था वो यहूदी परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ था। और उनके जो दादा थे वो यहूदी नेता भी, धार्मिक नेता भी रहे हैं। राजनीति में भी आपका बहुत इंटरेस्ट रहा है, राजनीति के क्षेत्र में। और आपने राजनीति में स्पष्टता से, यानी बिल्कुल डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन उनका राजनीति में झुकाव भी रहा है। किसका? एमाइल दुर्खिम का। साथ ही साथ एमाइल दुर्खिम केवल समाजशास्त्र के संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने फ्रांस की जो शिक्षा प्रणाली थी, ध्यान दीजिए, फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम, फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम में भी आपने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और उन्होंने ऐसा माना कि जो शिक्षा है वो नैतिकता का और एकजुटता का एक साधन के रूप में उन्होंने बताया है। और जैसे कि मैंने बताया, उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 को हुई थी। ऐसा माना जाता है आपके पुत्र थे आंद्रे दुर्खिम, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनके पुत्र आंद्रे दुर्खिम माने गए थे, जिसके जिसके पुत्र की मृत्यु का दुर्खिम के ऊपर बहुत फर्क पड़ा। और वो तभी से बीमार रहने लगे थे। तब 15 नवंबर 1917 को एमाइल दुर्खिम का निधन हो गया। स्टूडेंट, यदि हम आपके करियर की बात करें, एमाइल दुर्खिम के करियर की, तो सबसे पहले आपने करियर की शुरुआत की थी 1887 में, बोर्दो विश्वविद्यालय था। उसमें आपने समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में आपको प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में भी आप प्रोफेसर रहे। और 1917 में फ्रांस में
पहले समाजशास्त्र विभाग की स्थापना का श्रेय भी आप ही को जाता है। तो अपने करियर के रूप में आपने विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सेवा दी है। स्टूडेंट, यदि हम बात करें कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र के प्रति उनकी परिभाषा और उनका पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण क्या रहा है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दुर्खीम समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित करते थे। उनकी एक स्टेटमेंट थी कि सोसाइटी इज द रियलिटी सुई जनरिस। सुई जनरिस मतलब स्वतः जन्मा, समाज को वो स्वतः जन्मा। देखिए यहां मैं मेंशन करूंगी, समाज को उन्होंने सुई जनरिस यानी स्वतः, जिसका स्वतः विकास है, स्वतः जन्मा इसको बोलते हैं, स्वतः जन्मा माना, जिसका विकास स्वयं से हुआ है। तो सोसाइटी इज द रियलिटी सुई जनरिस, मीनिंग इट इज यूनिक एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, एंड सोशलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज इन द सोशल रियलिटी। मतलब वो क्या कहते हैं, समाज एक विशिष्ट वास्तविकता है जो व्यक्तियों से स्वतंत्र है, मतलब व्यक्तियों के कब्जे में नहीं है, वो व्यक्तियों से स्वतंत्र है। ध्यान से दीजिएगा, वो कहते हैं समाज एक विशिष्ट वास्तविकता है, विशिष्ट वास्तविकता, और सुई जनरिस मैंने जैसे अभी बोला, जो व्यक्तियों से स्वतंत्र है। और समाजशास्त्र इस सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसलिए उन्होंने सामाजिक तथ्य, सामाजिक एकता और धर्म, सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट, सोशल सॉलिडेरिटी, धर्म रिलीजन के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित समाजशास्त्र को माना है। उन्होंने कहा है समाज को व्यक्तिगत इच्छाओं और कार्यों से ऊपर रखा जा सकता है और इसके भारी, बाध्यकारी और सामूहिक चेतना के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। तो वास्तव में वो कहते थे कि समाज एक विशिष्ट वास्तविकता है जो व्यक्तियों से स्वतंत्र और यूनिक है, अद्वितीय है, जो व्यक्तियों से स्वतंत्र है और व्यक्तियों से अद्वितीय है। और समाजशास्त्र इसी सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दुर्खीम ने समाजशास्त्र को मुख्य रूप से सामाजिक तथ्य, सामाजिक एकता और धर्म के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित माना है। दुर्खीम के बारे में अभी मैंने दुर्खीम की परिभाषा बताई है, समाजशास्त्र के बारे में उनका दृष्टिकोण बताया है। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनकी आगामी दिवसों में मैं विस्तार से वीडियो भी बनाऊंगी। जैसे दुर्खीम के जो प्रमुख सिद्धांत है, सबसे पहले अगर हम बात करें, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट के बारे में बताया। वास्तव में दुर्खीम ने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। उन्होंने कहा है समाजशास्त्र का यदि विस्तारित रूप से अध्ययन करना है तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझना होगा, और उन्होंने इसे सामाजिक तथ्यों को समाज का प्रमुख आधार माना है और कहा है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जो है सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण के बिना संभव नहीं है। फिर से रिपीट करती हूं, दुर्खीम कहते हैं कि जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी जो अगर हम सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वो सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण के बिना संभव नहीं है। और वास्तव में उन्होंने सामाजिक तथ्य किसे कहा है, वो कहते हैं सामाजिक तथ्य वह भारी और बाह्य जिसे कहते हैं एक्सटर्नल और बाध्यकारी तत्व है जो व्यक्ति के व्यवहार और सोच को नियंत्रित करते हैं। वे व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं और समाज में स्थापित परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों से जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने धर्म, कानून, नैतिकता, भाषा और रीति रिवाज को सामाजिक तथ्यों के रूप में बताया। और वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा है कि सामाजिक तथ्यों में वह सभी क्रियाएं आ जाती हैं, चाहे वो निश्चित हो या ना हो, जो व्यक्ति पर भारी नियंत्रण स्थापित करती है। ध्यान रखिए, कई बार स्टूडेंट आप लोग सामाजिक तथ्यों को ही नहीं समझ पाते। ध्यान से सुनो, मैंने अभी अभी यहाँ ये डेफिनेशन देखी, यहाँ लिखा भी है, वह बाह्य और बाध्यकारी तथ्य है। बाह्य मतलब
देखिए, हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं ना, धर्म हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, कानून, नैतिकता, भाषा और ये रीति रिवाज। ध्यान से समझो, सामाजिक तथ्य वह भारी और बाध्यकारी तत्व है जो व्यक्ति के व्यवहार और सोच को, हमारे व्यवहारों को और हमारे सोच को नियंत्रित करते हैं। ये व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, व्यक्ति मतलब हम लोगों से स्वतंत्र होते हैं और समाज द्वारा स्थापित परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों से जुड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा भी है कि सामाजिक तथ्य वह क्रियाएं हैं जो निश्चित हो या न हो, जो व्यक्ति पर बाह्य नियंत्रण स्थापित करती है। बाह्य मतलब भारी, एक्सटर्नल जो कंट्रोल होता है। सोशल फैक्ट इज अ एवरी वे ऑफ एक्टिंग, फिक्स्ड और नॉट, जो निश्चित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन द इंडिविजुअल ऑन एन एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट, मतलब सामाजिक तथ्य वह क्रियाएं हैं जो वे निश्चित हो ना हो, लेकिन वो क्या होती है, वो व्यक्ति से स्वतंत्र होती है, व्यक्ति से स्वतंत्र होती है और व्यक्ति के ऊपर बाह्य नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होती है। और वो किसी समाज में सामान्य होती है, लेकिन व्यक्तियों की अभिव्यक्ति जो होती है, देखिए, जो सामाजिक तथ्य होते हैं या क्रियाएं होती हैं, वो होते हैं किसी समाज में, मतलब किसी सोसाइटी में वो बहुत कॉमन होती हैं। ठीक है, आपने सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताओं में एक्सटर्नैलिटी यानी बाह्यता, व्यक्ति से स्वतंत्र, बार बार कह रही हूं। देखिए, आप कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअल, तो ये वो ही कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। जैसे अगर जेआरएफ में, पीजीटी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आ जाता है कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं उसमें बाह्यता यानी एक्सटर्नलिटी पाई जाती है, जो व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। बाध्यता, समाज पर प्रभावशाली यानी बाध्य, कहते हैं ना हमें मानना ही मानना है, हमारे ऊपर बाध्यता होती है, कॉन्स्ट्रेट होते हैं, समाज पर ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। और कलेक्टिविटी यानी सामूहिकता, सामूहिक चेतना का यह हिस्सा होती है। कलेक्टिविटी, सभी लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं, सभी लोग इनको मानते हैं। तो कलेक्टिविटी यानी सामूहिक चेतना का यह क्या होती है स्टूडेंट्स, हिस्सा होती है। सभी लोग, सामाजिक तथ्य समूह के सभी लोगों के द्वारा मानी जाती है, समूह के सभी लोग इसके आगे नतमस्तक होते हैं। तो इसको उन्होंने सामाजिक तथ्य के रूप में, और मैंने जैसे आपको अभी अभी बताया, बाह्यता, बाध्यता और सामूहिकता। और आपने सामाजिक तथ्य के बारे में भौतिक तथ्य यानी मैटेरियल सोशल फैक्ट्स और गैर भौतिक तथ्य यानी नॉन मैटेरियल सोशल फैक्ट की बात भी की है। ठीक है, और सामाजिक तथ्य के उदाहरण जो मैंने बताए, भाषा, नैतिकता, भाषा, नैतिकता, कानून, धर्म, रीति रिवाज, ये प्रमुख रूप से सामाजिक तथ्यों के क्या होते हैं, प्रमुख उदाहरण है। देखिए स्टूडेंट, दुर्खीम ने समाज को एकजुट और स्थिर यानी स्टेबल बनाने के लिए सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा, समाज को एकजुट और स्थिर रखने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको समाज समझाने के लिए है वो सामाजिक एकता यानी सोशल सॉलिडेरिटी की बात एमाइल दुर्खीम करते हैं। सामाजिक एकता की बात उन्होंने कहा है, समाज में सहयोग और एकता बनाने के लिए समाज की संरचना, नियम, मान्यताएं और नैतिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुर्खीम ने कहा कि समाज में एकता, सहयोग बनाए रखने के लिए सामाजिक संरचना, नियम, मान्यताएं, नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और दुर्खीम ने एकता का स्वरूप उनकी समाज की संरचना में, किसी भी समाज की एकता का स्वरूप कैसे होता है, जहां जो वहां की संरचना होगी, जो वहां की स्ट्रक्चर होगा, इस आधार पर दुर्खीम ने समाज की एकता बनाए रखने के लिए दो प्रकार की एकता का उल्लेख किया है। पहला, यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की बात आप या करते हैं। दूसरा, आप बात करते हैं सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात एमाइल दुर्खीम करते हैं। देखिए, यांत्रिक एकता पारंपरिक और अधिक
समाजों में पाई जाती है और ये समानता और सामूहिक चेतना, ध्यान से सुनिए, जो यांत्रिक एकता है, मैकेनिक सॉलिडेरिटी, यह पारंपरिक और आदिम समाजों में जो पहले हुआ करते थे, पारंपरिक और आदिम समाज, ठीक है, और यह जो होती है समानता पर, इक्वालिटी पर और सामूहिक चेतना, जो हमारा सामूहिक चेतना होती है, इस पर आधारित होती है। कौन सी? पर यांत्रिक एकता, मैंने यहां लिखा भी है, पारंपरिक समाजों में समानता और समान विचारधारा के आधार पर यांत्रिक एकता होती है। ये व्यक्ति की सामूहिक चेतना से संचालित होती है। खास तौर पर यांत्रिक एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रामीण समाज। यंत्र, देखो यहाँ मैकेनिक सॉलिडेरिटी की बात हुई थी ना, यंत्र होते हैं ना, यंत्र मतलब मशीन, डिवाइसेस, ठीक है। प्रेस क्या कार्य करती है? प्रेस जब तुम बिजली में लगा देती हो वो गर्म हो जाती है, और जब हम किसी कपड़े पे मारते हैं तो कपड़ा जो होता है उसकी सलबटे निकल जाती है। यंत्र, यंत्र मतलब कहते हैं जब हम इनपुट करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फोन है वो बंद अवस्था में है, फिर हमने कहा हमें किसी को कॉल करनी है, मैंने उसका बटन दबाया, ऑन किया, कॉल मिलाई, नंबर मिलाया, तो यंत्र बोलते हैं जो यंत्रवत कार्य करते हैं। जैसे प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे, राजा दिन को रात कहे तो प्रजा भी यंत्रवत, रिमोट जैसे होता है ना रोबोट का, वैसे ही दिन को रात बोला करती थी। तो यांत्रिक एकता पारंपरिक समाजों में समानता और समान विचारधारा के आधार पर होती है, व्यक्ति की सामूहिक चेतना से संचालित होती है। उदाहरण के रूप में ग्रामीण समाज, समानता और सामूहिक चेतना। नेक्स्ट आती है सावयवी एकता। जो सावयवी एकता होती है, यह एक आधुनिक और औद्योगिक समाज में पाई जाती है। ध्यान से समझना, जैसे मैंने अभी आपको मशीन का उदाहरण दिया, सावयवी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। और आधुनिक समाजों में जो श्रम विभाजन या कार्यों का विभाजन होता है, पारस्परिक निर्भरता होती है, जो हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे मुझे सब्जी लेनी है तो मैं किसान के ऊपर निर्भर हूं, ठीक है, और मैं दवाइयां लेनी है तो मेडिकल स्टोर पर निर्भर हूं, तुम्हें पढ़ना है तो मुझ पर निर्भर हो। तो पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। व्यक्ति स्वतंत्र होता है लेकिन समाज के अन्य हिस्सों पर निर्भर रहता है। जैसे उदाहरण शहरी समाज, जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, क्यों? पढ़ने के लिए। मैं उस किसान से जुड़ी हूं, क्यों? रोटी खाने के लिए। तो इस प्रकार ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की अगर हम बात करें, यह आधुनिक और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। श्रम विभाजन और पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता कहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। क्या? सामाजिक एकता की बात हम कर रहे हैं। और उदाहरण के रूप में जैसे शहरी समाज हो गया, औद्योगिक समाज हो गया। तो इस प्रकार आपने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। सावयव थोड़ा सा हल्का सा, जैसे मैंने यंत्र का बताया था, हल्का सा यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करूंगी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। शरीर जैसे हमारा है ना, देखो शरीर, आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का, मुंह बोलने का और खाने का कार्य करता है। सब अलग अलग है ना, सारे अंग अलग अलग है, लेकिन सारे शरीर का हिस्सा है। संपूर्ण शरीर किससे चलता है? सभी अंगों से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बोलते हैं सावयवी एकता को। सारा समाज, शहरी समाज तो एक है, लेकिन किसान के बिना शहरों का काम नहीं चल सकता, टीचर के बिना भी नहीं चल सकता, डॉक्टर के बिना भी नहीं चल सकता। तो कहने का मतलब वो सभी एक समाज के हिस्सों पर निर्भर रहते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं एमाइल दुर्खिम के धर्म के समाजशास्त्र के बारे में। सॉरी, मेरे ये थोड़ा ये अभी इसकी बहुत ज्यादा हैबिट नहीं हो पाई है, वहां देखूं या नीचे देखूंगी तो मुझसे मिसमैच हो जाता है। धर्म के समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की बात करेंगे। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। और उन्होंने धर्म के अध्ययन के आधार पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि धर्म की उत्पत्ति, ध्यान से समझना, एमाइल दुर्खिम ने बोला है कि धर्म की उत्पत्ति जो है, संरचना और उसके सामाजिक प्रभाव पर जो हुई है, सामाजिक प्रभाव,
प्रभावों से हुई है। दुर्खिम धर्म को अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित मानते हैं। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर पूजा तक इसको सीमित नहीं कर सकता, अलौकिक शक्ति है। और इस समाज में सामूहिक चेतना, कलेक्ट, वो जो कहते हैं ना, सामूहिक चेतना और नैतिकता, इसको बनाए रखने का साधन है। क्या? दुर्खी में धर्म को सामूहिक चेतना और नैतिकता को बनाए रखने का साधन भी माना है। आपने बोला है रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। आपने बोला भी है रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, इसके बारे में बताया है। और धर्म को आपने पवित्र, सेक्रेड और प्रोफेन, यहां देखिए, धर्म को आपने पवित्र और अपवित्र, पवित्रता की अवधारणा, अपवित्रता की अवधारणा के आधार पर भी समझाया है, जिसे हम कहते हैं सेक्रेड और प्रोफेन। आपने धर्म को सेक्रेड और प्रोफेन के बीच विभक्त किया है। आपने कहा है धर्म में सामूहिक चेतना और सामाजिक एकता को बनाए रखने का जो है वो धर्म माध्यम है। कैसे? देखिए, सामूहिक चेतना और जो हम सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, धर्म क्या होता है? व्यक्तियों को जोड़ता है। आपने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था, बताया था जब वहां कोई धार्मिक त्योहार या उत्सव होता है, वो सब जनजाति के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ढोल निगाड़े बजाते हैं, ताली बजाते हैं। देखो, कई बार जब हम ताली बजाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उत्तेजना आ जाती है। जब आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, आप किसी मथुरा में गए, आप राधे राधे हरे कृष्णा हरे राधे राधे ऐसे बोलेंगे, तेज तेज ताली बजाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। तो वो क्या कहते हैं? धर्म में सामूहिक चेतना और सामाजिक एकता को बनाए रखने का एक जो है धर्म माध्यम है, एक पुल का कार्य करता है। और उन्होंने इसको टोटम से भी बताया। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, आगामी में विस्तार से धर्म के बारे में, टोटम के बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगी। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना आए जो मेरे बच्चों का छूटे। तो ध्यान रखना, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण सीरीज बना रही हूँ। अपना कमेंट जरूर दे देना सब लोग, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी में एमाइल दुर्खिम से रिलेटेड या अन्य थिंकर से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो आपने टोटमवाद के आधार पर भी धर्म को समझाया है। आदिवासी समाजों में टोटम को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मत पाया। उन्होंने बोला कि जो आदिम समाज थे ना, जनजातीय समाज, वह धर्म कहां से आया? उन्होंने बोला धर्म आया टोटम से। टोटम क्या होता है? टोटम कोई भी पशु, पक्षी, वस्तु, पेड़, ठीक है, कोई भी चिन्ह, कोई भी आकृति होता है जिसे वो आदिम समाज के लोग अपना मानते हैं, उसके ऊपर बिलीव्स करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है आदिम समाजों में जो प्राचीन समाज थे, वहां धर्म जो हुआ, धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो टोटम था। तो आपने धर्म के समाजशास्त्र को भी बहुत विस्तार से बताया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको धर्म के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। स्टूडेंट दुर्खीम ने एनोमी के बारे में भी विस्तार से बताया है। एनोमी यानी आदर्श शून्यता, आदर्श शून्यता, एनोमी। दुर्खीम ने अपने एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि जो स्थिति को यह एनोमी जो होती है, यह वह उस स्थिति को दर्शाती है जब समाज में नैतिक और सामाजिक नियम, नैतिक नियम और सामाजिक नियम कमजोर हो जाते हैं। और वर्तमान समय में, यानी जो आधुनिक जीवन चल रहा है, आधुनिक समाज चल रहा है, उसमें तीव्र परिवर्तन का कारण होता है, जैसे उद्योगीकरण और आर्थिक संकट। वो क्या कहते हैं? देखिए, एनोमी के बारे में आपने बताया कि यह समाज को बदलने में और अस्थिरता के परिणाम स्वरूप, जो हम कहते हैं ना सोसाइटी में नई चीजें आ रही हैं, लोगों में नए थॉट्स, नई विचारधारा, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में बदलने की स्थिति है। और अस्थिरता समाज में बदल रही है और समाज में अस्थिरता का एग्जाम्पल है। और ऐसा कहा जाता है एनोमी का अर्थ क्या होता है? नियमों का अभाव, सामाजिक नियमों का विघटन, नियमों का अभाव और सामाजिक नियमों का विघटन। और यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब समाज में नैतिक, यहां मैंने लिखा है ना, समाज में नैतिक
और सामाजिक नियम जो है वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति जो नैतिक और सामाजिक नियम होते हैं कमजोर हो जाते हैं और समाज में अनिश्चितता और अस्थिरता फैलती है। तो एनोमी इज अ कंडीशन इन विच सोसाइटी प्रोवाइड अ लिटिल मोरल गाइडेंस टू इंडिविजुअल। ध्यान रखना, एनोमी वह स्थिति है जिसमें समाज व्यक्तियों को नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने में असफल रहता है। ये स्टेटमेंट ध्यान देना कि एनोमी इज अ कंडीशन in which society provide little moral condition to individual, moral guidance या condition to individual, यानी वह स्थिति जो समाज में व्यक्तियों को नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने में असफल, मतलब वो सफल नहीं रहते हैं। कई बार जब एकदम से सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं, बहुत तीव्र गति से आते हैं, तो एनोमी की इस अवस्था उत्पन्न हो जाता है। और इसमें क्या होता है, एनोमी वास्तव में क्या है, इसमें व्यक्ति को सही गलत की पहचान नहीं रहती कि वो सही कर रहा है या बुरा कर रहा है। देखिए, आपने दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, बड़े बड़े सिटीज देखे हैं, जिंदगी उनकी ऐसी दौड़ भाग की जिंदगी बन गई है जिसमें उन्हें सही गलत का एहसास नहीं हो रहा है। मैं कई बार सोचती हूँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो बनाऊं, आध्यात्मिकता पे। यहाँ मेरा उन पेरेंट्स को एक संदेश भी है कि जो खुद ही कुछ अपने आध्यात्मिकता की ओर, देखिए आप जिस भी धर्म से हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी विशेष धर्म को माने। जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपने धर्म को, धार्मिक नियमों को, उसके विश्वास को बहुत अच्छे से मानती हूँ, उनका पालन करती हूँ। जो आपकी तनु मैम सोशियोलॉजी वाली है, वो बहुत रिलीजियस भी है। मतलब मैं अपने धर्म को, धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है या उनके प्रति मेरा बहुत विश्वास है। और मैं ये मानती हूँ हर धर्म के व्यक्ति जो होते हैं, आपको अपने अपने धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को उनका ज्ञान जरूर दें। जैसे मैं हिंदू धर्म से हूं, हमारी जो सनातनी संस्कृति है, मैं खास तौर पे पेरेंट्स से कहती हूँ, आप जब खुद ही भूल गए हैं तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। आज के पेरेंट्स मेरी जो वीडियो देख रहे हैं या लोग, बताएंगे जरा कितने पेरेंट्स रामायण का पाठ करते हैं, कितने पेरेंट्स को पता है कि रामायण की महत्ता क्या है। तो जब हमें नॉलेज होगी तभी हम अपने बच्चों को उस नॉलेज को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आज बड़े बड़े जो शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां लोगों को ये पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। धूमपान, उनके बच्चे उनके सामने बैठ के शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो खुश हैं। लेकिन वास्तव में हम भारतीय समाज से हैं, भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है। विदेशी संस्कृति को मत अपनाएं। तो आदर्श शून्यता वह स्थिति है जो समाज में नैतिक और सामाजिक नियम जब कमजोर हो जाते हैं, आधुनिकता का समावेश होता है और हम पहचान नहीं पाते क्या सही है क्या गलत, तो आदर्श शून्यता की स्थिति यानी एनोमी की स्थिति जो होती है वो जन्म लेती है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आत्महत्या का, द थ्योरी ऑफ सुसाइड, समाजशास्त्रीय अध्ययन इसको बोला जाता है। आपने 1897 में अपनी एक किताब लिखी थी ली सुसाइड, 1897 में आपने अपनी एक किताब लिखी थी ली सुसाइड, उसमें आपने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया था। और ये ऐसा माना जाता है एक सिस्टमैटिक अध्ययन जिसे हम कहते हैं ना, वो था, क्योंकि आपने इसमें सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया था और सांख्यिकी आधार पर कलेक्टिव आत्महत्या के सिद्धांत को आपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न किया है। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए यहाँ दुर्खीम ने आत्महत्या को व्यक्तिगत समस्या मानने के बजाय सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, सामाजिक घटना के रूप में आपने अध्ययन किया। क्यों? कई बार जो आत्महत्या व्यक्ति करता है, क्या लगता है आपको उसमें पूरा योगदान उसका होता है? उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी का प्रमुख रोल होता है उसके आत्महत्या के में। उन्होंने कहा कि आत्महत्या जो है जो व्यक्तिगत और भावनात्मक घटना को समझाने का आपने प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या क्या है, केवल व्यक्तिगत या मानसिक विकार का परिणाम नहीं है, बल्कि समाज के ढांचे और उसके कार्य करने का जो तरीका होता है, समाज का जो स्ट्रक्चर होता है और उसका कार्य करने का जो नतीजा होता है,
उसका नतीजा आपने आत्महत्या को बताया है। और वो आत्महत्या को क्या परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि आत्महत्या वह मृत्यु है, ध्यान से समझना, कि आत्महत्या वह मृत्यु है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने हाथों की जाती है। आत्महत्या वह मृत्यु है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ही हाथों की जाती है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। आत्महत्या वह मृत्यु है जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो होती है अपने हाथों की जाती है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। आपने प्रमुख रूप से माना है आत्महत्या के पीछे सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारक जो होते हैं वो प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसी के साथ साथ आत्महत्या के कई बार हम जो किताबें बनी हुई है उसमें आत्महत्या के 3 प्रकार दिए हैं, लेकिन अगर हम विस्तार से इसको पढ़े दुर्खिम की आत्महत्या को, उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकारों में विभाजित किया। अहमवादी इगोइस्टिक, परोपकारी ऑल्ट्रिस्ट, असामाजिक एनोमिक और भाग्यवादी फैटलिस्टिक। कई बार हम एक प्रकार को छोड़ देते हैं, तो आपने आत्महत्या के 4 प्रकारों का विस्तार से वर्णन अपनी किताब जो कि आपने 1897 में लिखी थी उसमें किया है। स्टूडेंट, यहाँ मैंने दुर्खिम की कुछ प्रमुख पुस्तकें बताई हैं, उनका ईयर बताया है और उनका महत्व, क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कई बार आपकी क्वेरी रहती है मैडम दुर्खिम की जो पुस्तक है उसका ये पूछ लिया कि उसका महत्व बताओ। ठीक है, तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो कि 1893 में आपने प्रकाशित की थी, आपने श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के बीच संबंध बताया था। यांत्रिक, और ये कार्बनिक नहीं होगा बच्चों, सावयवी। यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा आपने इसमें दी थी। नेक्स्ट आपने किताब लिखी थी 1895 में, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। और सुन लो मेरे बच्चों जरा, कई बार इन किताबों का सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं सन के अनुसार, सन नहीं देते, पूछ लेते हैं इनका सही सीक्वेंस बताओ। तो भाई मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, DRSE, दुर्खिम की किताबों का क्रम। क्रम कैसे याद किया था? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, सुसाइड और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। DRSE मैं तो एक शब्द याद कर ली थी, मैं तुम्हारी तरह रटती नहीं थी। मैंने दिमाग में देखो, काम हमेशा करो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क मत करो। तुम लोग करते हो हार्ड वर्क, पीले रहते हो, स्मार्ट वर्क करो। जैसे सीक्वेंस पूछा, सीक्वेंस हमेशा सबकी किताबों का सन के अनुसार कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लो, चुटकी बजा के आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और वैसे आप बैठे रहोगे, कई बार सन भूल जाते हो, कई बार किताबें भूल जाते हो, लगा नहीं पाते, और एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ध्यान देना, आपने नेक्स्ट किताब लिखी थी द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, जो आपकी 1895 में 1895 में आपने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में इस किताब में स्थापित किया था। और सामाजिक अध्ययन, तथ्यों के अध्ययन के नियम इसमें आपने बताए थे। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आपकी किताब रही है जो इससे पहले मैंने आपको बताई है, 1897 में आपने सुसाइड, ली सुसाइड एक किताब प्रकाशित की थी, और आपने इसमें आत्महत्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकी विश्लेषण और साथ ही कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक, भूल मत जाना, तुलनात्मक विश्लेषण किया था। सामाजिक एकीकरण और नियंत्रण के महत्व को भी आपने इसमें रेखांकित किया था। किसमें? सोशल ली सुसाइड में। ठीक है, नेक्स्ट थी आपकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में आपने प्रकाशित की थी। आपने इसमें धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया, टोटम के बारे और सामूहिक चेतना की भूमिका का भी विस्तार से विश्लेषण आपने इस किताब में किया था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जितनी भी जो ये मैंने किताबें बताई हैं आप लोगों को, इनका सीक्वेंस, इनका प्रकाशन वर्ष, किस किताब में आपने किस महत्वपूर्ण विचारधारा को दिया है, इसको आप विस्तार से पढ़ लेना, क्योंकि ये मार्केबल है। फिर तुम पूछते हो ना क्वेश्चन कहां से आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो ध्यान रखना मेरी बात को।
देखिए, अब आता है दुर्खिम के विचारों की आलोचना हुई है। कई बार एग्जाम में ये भी होता है, कौन से विचार किसने आलोचना की। तो ध्यान रखना, दुर्खिम के बहुत से कॉन्सेप्ट में उनकी आलोचना हुई है। कहां से? सबसे पहले तो आप एक बात सुन लो। कई लोग कहते थे दुर्खिम कहते हैं ना, समाज ही वास्तविक देवता है। दुर्खिम ने एक जगह बोला था कि समाज ही वास्तविक देवता है। दुर्खिम ने समाज को वास्तविक देवता बोला था। तो बहुत से समाजशास्त्री ये कहने लगे कि दुर्खिम समाज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे दी। और मैंने अभी आपको बताया था ना, दुर्खिम ने समाज को सुई जेनरिस स्वतः जन्मा भी माना है। तो उनकी यहाँ कुछ आलोचनात्मक स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रही हूं, जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण की उन्होंने समाज को इतना महत्व दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और मनोवैज्ञानिक कारकों जो होते हैं उनकी उन्होंने अनदेखी कर दी। उन्होंने कहा ना, समाज ही वास्तविकता है, समाज ही वास्तविक देवता है, समाज ही सब कुछ है, समाज सुई जनरेस है। तो अनेक समाजशास्त्री कहते हैं कि दुर्खिम ने समाज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक, उनको अनदेखा कर दिया। ठीक है। फिर डेटा की प्रामाणिकता, सुसाइड में उपयोग किए गए 19वीं सदी के आंकड़े अपर्याप्त और संदिग्ध थे। देखिए, मैंने आपको बताया, जो उनकी किताब थी ली सुसाइड, आत्महत्या के बारे में जो उनकी किताब थी, तो उसमें उन्होंने सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया था। तो ऐसे कहा गया कि जब सांख्यिकी पद्धति के प्रयोग से आपने आंकड़े इकट्ठे किए, तो वो आंकड़े जो थे वो सेटिस्फैक्टरी और भी नहीं थे और पर्याप्त भी नहीं थे। तो उनके ली सोसाइटी में, यानी आत्महत्या की उनके जो थ्योरी है, उनके आंकड़ों पे भी वो समाजशास्त्रियों ने और विद्वानों ने आलोचना की थी। साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता की उपेक्षा, उनके सिद्धांत मुख्यतः यूरोपीय समाज पर आधारित थे। संस्कृति जो कल्चर, हमारी सांस्कृतिक विविधता है, उसमें आपके जो सिद्धांत थे, उन्होंने बोला कि चूंकि वो फ्रांस से थे, तो उन्होंने बोला था वो यूरोपीय समाज पर आधारित उन्होंने उसको करा था। लचीलेपन की कमी, वो कहते वो फ्लेक्सिबल भी नहीं थे। जितनी भी उनकी थियरीज थी, विद्वानों ने बना उनके सामाजिक तथ्य और सामाजिक संरचना के सिद्धांत में व्यक्तियों के जटिल और विविध अनुभव अनुभव को उन्होंने बताया ही नहीं है कि सामाजिक तथ्य और समाज की संरचना जो उनके सोशल फैक्ट के बारे में, रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड के बारे में, उन्होंने व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि जो वो समाज को बहुत प्रायोरिटी देते थे, समाज को प्रेफरेंस देते थे, तो उन्होंने, विभिन्न विद्वानों ने बोला कि आप कहीं ना कहीं व्यक्ति की और उसके अनुभवों की अनदेखी कर गए, वो उन्हें समेट नहीं सक पाए। देखिए, यहाँ हम उनके जो सिद्धांत हैं, उनके रिलेवेंस और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ऐसा माना जाता है उनका समाजशास्त्र विषय के प्रति, थियोरीज के प्रति, समाज के प्रति वो क्या रिलेवेंस रखते थे समाज में, और क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो समाजशास्त्र का विकास उन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया है। मैंने आपको बताया है द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, वो समाज का, सामाजिक विचारों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के समर्थक रहे हैं। उन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। सामाजिक तथ्य और सामाजिक चेतना की अवधारणा ने समाजशास्त्र को आधारभूत सिद्धांत दिए हैं। धर्म और समाज के बारे में आपने अध्ययन ने सामूहिक अनुभव और समाज की एकता को समझाने में मदद की है। देखिए, जो उनका, मैंने अभी आपको द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो उनकी किताब थी, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जब धर्म को समाज से जोड़ा और बताया, या आदिम समाजों में धर्म का जन्म उदय कैसे हुआ, वो जब आपने बताया, तो आपने बताया कि धर्म के अध्ययन ने समाज में सामूहिक अनुभव और सामाजिक एकता, इन दोनों को समझाने में और बनाने में मदद की है। साथ ही साथ आधुनिक समाज की समझ, जो हमारे प्रेजेंट टाइम है, मॉडर्न सोसाइटी है, जो प्रेजेंट एरा चल रही है,
इसमें श्रम विभाजन, असामाजिकता के सिद्धांत आधुनिक समाज की संरचना को समझाने में सहायक रहे हैं। कि जो उनके था ना श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, कि यांत्रिक एकता और जो सावयवी एकता की बात एमाइल दुर्खिम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आधुनिक समाज की समझ श्रम विभाजन की बात आपने इसके माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सामाजिक समस्याओं का समाधान। आत्महत्या असामाजिकता के सिद्धांत में आज भी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी है। भले ही उनकी आलोचना हो गई, उनके सुसाइड के सिद्धांत किया उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज हम देखें, हम कहते हैं व्यक्ति सुसाइड करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है उसने बैंक में, किसी व्यक्ति ने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया, बैंक वालों के ताने, घर वालों के तानों, पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, उसने गलत काम कर नहीं किया है, लेकिन समाज के दबाव में आके उसने आत्महत्या कर ली कि सब लोग मुझे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, जबकि वास्तव में वो भ्रष्टाचारी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम उनकी थियोरीज को पढ़ें, सामाजिक समस्याओं का समाधान, आत्महत्या और असामाजिकता के सिद्धांत, तो उनका कहीं ना कहीं आज भी वो रिलेवेंस रखते हैं, कहीं ना कहीं आज भी उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बना हुआ है। जो हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की क्यों बात करते हैं कि जो वर्किंग प्लेस है उस पे ऐसा वातावरण होना चाहिए। आजकल लोग अपने कार्यस्थल से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कार्यस्थल पे मानसिक प्रताड़ना, एक दूसरे को नीचा गिराना ऐसा चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं ये हमारे मानसिक स्वभाव को इफेक्ट करती है। तो आज भी उनका जो आत्महत्या और असामाजिकता के सिद्धांत थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण इनके लिए उपयोगी माना जाता है। तो स्टूडेंट, ये मैंने विस्तार से दुर्खीम को समझाने का प्रयत्न किया है। जल्द ही मैं दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत को, देखिए आपके लिए विशेष रूप से मैं उनकी जो प्रमुख किताबें हैं, जैसे ली सुसाइड है, दुर्खीम की जो आपने 1897 में लिखी थी, उनको बहुत विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे मैं उन्हें कंपाइल कर सकूं अपनी वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन देते हैं। और फिर से आप लोगों से मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीडी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर्स के साथ मिलते हैं। बाय स्टूडेंट।